नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, फाइनेंशियल टॉपिक्स होते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, हमारे को हमारा फायदा पहुंचाते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल टॉपिक्स पर ज़्यादा बात नहीं करते, ना उसके बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, ना उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। एक इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे तो रोजमर्रा की चीजें उस पर इफेक्ट करती हैं। आज हम टॉपिक लेंगे हमारी करंट रेपो रेट। रेपो रेट ऑफ बैंक्स जिसको कहा जाता है कि क्या होती है रेपो रेट, उसके बारे में बात करेंगे। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंक को लोन देता है, ये आप जानते ही हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब कॉमर्शियल बैंक, जो छोटे बैंक्स होते हैं, वो आरबीआई को अपनी जो लोन देते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो ये बेसिकली दो रेट्स होती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स। अब रेपो रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए? क्योंकि रेपो रेट्स पे ही बेस्ड होता है हमारे लोन्स। रेपो रेट्स पे ही सारे लोन वगैरह जो भी चीजें हैं वो उस पर बेस्ड होती हैं। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो हमारे लोन की इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगी। अच्छा, उसी से एफडीज इफेक्ट होती हैं। जब लोन रेट ज्यादा होगा तो एफडीज की रेट भी ज्यादा होगी, और रेपो रेट ज्यादा होगा तो भी एफडीज की रेट ज्यादा होगी। तो ये अफेक्ट हुआ ना। अब इसी तरह से रेपो रेट को अब हम लें, अगर रेपो रेट कम होती है तो लोन भी सस्ते होते हैं, हमारे घर सस्ते मिलते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट कम देनी पड़ती है, हमारी ईएमआईज कम होती हैं। उसके अलावा हमारे एफडीज जो नुकसान है वो है कि एफडीज की रेट भी कम हो जाती है। अभी 6.6 के करीब चल रही है। अगर आप रेपो रेट देखेंगे तो करेंटली 6.6 के करीब है। आप चेक कर सकते हैं, उसको कोई खास बात नहीं है। बट जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि रेपो रेट आने वाले समय में, देखिए रेट्स शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं वो रेपो रेट पे बहुत ध्यान रखते हैं। आने वाला जो समय है, अभी तो हल्का फुल्का जैसे 25 पॉइंट्स अभी थोड़े दिन पहले कम किए थे, आने वाले समय में एक डीप कट रेपो रेट्स में आएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.25 से लेके 5.5 तक रेपो रेट रहेगी, जो अभी 6.6 के बीच में आसपास है। अब जो लोग कह रहे हैं यह आने वाले समय में होगी, अब सबका अपना अपना अनुमान है। रेपो रेट बेस्ड होता है ग्रोथ पे भी, जो हमारी जीडीपी होती है उस पर भी बेस्ड होता है। जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी रेपो रेट को इफेक्ट चेंजेस किए जाते हैं। अब हर एक के अपने अपने अनुमान है। जैसे नवम्यूरा 5 बोलता है, जो कुछ बता देता हूं आपको। डीबीएस बैंक 5.50 बोलता है, यूबीएस सिक्योरिटीज 5.25 बोलता है, एचडीएफसी बैंक 5.50, ये उनका अनुमान है। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। नोमा 5.5 से लेके 5.25 तक बोलता है, और ब्रैकलेस 5.5, आईडीएफसी 5.5, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5, ड्यूश बैंक 5.5, स्टैंडर्ड चार्टेड 5.5, ये सबका अनुमान है। इस तरह की रेपो रेट आने वाली है। मतलब अभी तो 25 पॉइंट घटे हैं, अभी और घटेंगे, तो मतलब डीप कट होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आने वाले समय में रेपो रेट आपकी 5.25 से लेके 5.5 तक रहेगी, यानी कि आपके आने वाले लोन्स सस्ते होंगे। तो आप अपने बैंक लोन का, अपने होम लोन्स का प्लान कर सकते हैं यार आने वाले समय में। ये तो ही एक बात। इसी तरह के कुछ और कॉमर्शियल टॉपिक्स, फाइनेंशियल टॉपिक्स लेते हैं। अब डी स्ट्रीट का जो है 8 साल का अनुमान यह है कि आने वाले समय में जो शेयर्स की रिटर्न्स अफेक्ट होंगी वो हल्की पड़ेंगी। पिछले जो आपको तो पता ही है कि 24 और 25 में, 23 और 24 में हमारा बुल रन रहा, और काफ़ी हायर रिटर्न्स आए शेयर्स पे, ये तो सबको ही पता है ये बात। और काफ़ी अनइमेजिनेबल रेट्स, मतलब लोगों ने कमाइयाँ करी हैं, वो अब वापस नहीं आने वाला है। पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब भी बुल रन हुआ है तो 3 बुल रन में 8 ईयर्स की एक साइकिल अगर आप 8 ईयर्स की लेते हैं तो 8 3 24 ईयर्स की जो बुल रन रही है उसमें रिटर्न आया है 190% से लेके 1500% तक, यानी कि 15 गुना तक, 2 गुना से 15 गुना तक। अब वही रिटर्न अब आने वाले समय में 20 से 50% आने वाला है। मतलब ये अनुमान है, ये हमारा कुछ भी इसमें हमारा कोई आपको बताने का वो नहीं है कि भाई आप हमारी उस पर जजमेंट पे बेस होकर आप कुछ परचेज करें। ये एक डिस्क्लेमर है आपके लिए।
तो जो भी अपनी राय लें अपने रिसर्च वर्क करके और अपने कंसल्टेंट से पूछ के करें, इसमें हमारी रिसर्च पे बेस्ड ना रहें। ये सिर्फ हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जनरेट करी है कुछ रिसोर्सेज से। तो ये डिस्क्लेमर है। तो अब आने वाले समय में 20 से 50% रिटर्न रहेगा, जो भी आप बुल रन रहेगी। 20 से 50% भी काफी होता है। मैं इसका एक चार्ट आपको अभी पिक्चर में डाल दूंगा। तो ये रिटर्न रहने वाला है। अब आप लगा लीजिए, पहले काफी अच्छा रहा है और अब थोड़ा सा अफेक्टेड रहेगा। कोई बात नहीं, एनीवेज इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत हाई है, 6.5, 6.5 और 6.25 तो कम से कम रहने ही वाली है। प्लस आपकी इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, 4%, 4.5% के करीब है। तो ये जोड़ के आपके 11-12% तो रिटर्न आएगा ही आएगा, ये हमारा अनुमान है। अब हम इससे आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स, फाइनेंशियल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा था कि जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग बाग कैश संभाल के रख रहे हैं। हालांकि आज के दिन यानी कि 17 तारीख को शेयर मार्केट का रिटर्न काफ़ी हाई रहा है, 3-3, 4% इंक्रीज हुए मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, कई मिड कैप्स में और लार्ज कैप्स में 2 से 3% इंक्रीज रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है और मार्केट भी शायद 23,500, 23,800 के करीब रहा है। हाँ, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो अब कुछ लोग कैश संभाल के बैठे हुए हैं। कैश किस लिए संभाल के बैठे हुए हैं कि जैसे ही रेट अगर कट हो, मतलब अगर शेयर मार्केट डाउन जाए तो वो बहुत बढ़िया सी रेट पे परचेज कर लें शेयर्स को। ये सब लोग लेके बैठे हैं। जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, आप नाम तो जानते ही होंगे, वो भी काफी कैश, बहुत ज्यादा कैश अपने बैंक में रख के बैठे हुए हैं कि जैसे ही कोई मौका मिले तो मैं कुछ अच्छे शेयर्स को परचेज करूं बहुत लो रेट्स पे। तो मोतीलाल ओसवाल करके कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, वो भी काफी अच्छा कैश लेके बैठे हैं। उनके कंसल्टेंट्स भी काफी, और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज वाले जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम इस टाइम कैश रिच हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छा मौका देख के करेंगे। तो ये एक मार्केट में ट्रेंड है, कॉमर्शियल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो कैश वो सब लोग इसीलिए लग के बैठे हुए हैं कि जिससे कि वो अगर कोई रेट कम होता है तो हम कुछ परचेज कर सकें। इससे आगे चलते हैं तो एसआईपीज में, सिप्स जिसको कहते हैं, जो हम लोअर इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, या तो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं या शेयर्स में करते हैं, एक छोटी सिप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहते हैं, तो वो डाउन गई है। अब वो कैसे डाउन गई है? अप्रैल 24 में नेट न्यू एसिप एडिशन था 30.4, मई में वो हुआ 5.7, मई 24 में, जून में हुआ 22.7, जुलाई में बढ़ गया 35.3, 35.3, अगस्त में ये 27.4 रहा, सितंबर में 26 रहा, 26.1, अक्टूबर 24 में 24.9, नवंबर 24 में 10.4, दिसंबर में 9.4 और मार्च 25 तक अपन आ जाते। जनवरी 25 में माइनस में रहा, -5.1, फरवरी में -10.1, मार्च में -11.4। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस टाइम में एसआईपी करना बंद कर दीजिए। हम तो ये कहते हैं, हम तो ये आपको इनफैक्ट ये बोलना चाहते हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि आप रिसर्च वर्क अपने आप करिए। तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। क्रिस वुड जो हैं, जेफरीज के क्रिस वुड, जेफरीज आप जानते हैं कंसल्टेंसी कंपनी है, जेफरीज जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी है, उसने ये कहा है कि भारत की स्थिति लास्ट 2 ईयर्स तक सारे इन्फ्लुएंसर यही बोल रहे थे कि भारत की स्थिति अच्छी है, ग्रोथ, जीडीपी वगैरह सब अच्छी है। अब इस जेफरीज के जो क्रिस वुड है, उन्होंने ये कहा है, स्पेशली ये कहा है कि ये बेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अफेक्ट कहां हो रहा है? चाइना में और अमेरिका में। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। कभी वो 200% लगाता, कभी वो 200% लगाता, कभी 200, शायद 235, 235 या 245 तक चला गया है ये। तो जेफरीज कह रहा है कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसका कहना यह कि एफआईआई का यहां पे इन्वेस्टमेंट होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में सब काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आने वाले समय में फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईस या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआईस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे कम हलचल रहेगी इंडिया में। दूसरी बात है, इंडिया अपने आप में एक ऑटोनोमस कंट्री टाइप है, जो ऑटोनोमस, मेरा कहने का मतलब कि यहीं पे
डिमांड और यहीं पे सप्लाई है, हमें बाहर के ग्लोबल इफेक्ट ज़्यादा होगा नहीं। तो ये बेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, ये क्रिस वुड का कहना है। क्रिस वुड जो है जेफरीज के, उन्होंने का कहना है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं फिगर्स लूँ तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उनका ये मानना है कि आगे भी अच्छा चलेगा। जब हम फाइनेंशियली बात कर ही रहे हैं तो एक टॉपिक और ले लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, कि हम लोग ज़्यादातर होम लोन लेते हैं, और होम लोन का पेमेंट करने के बाद क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं आज के टॉपिक में। क्या क्या हम होम लोन जब हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो 4 टॉपिक्स हैं, 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत खास बात नहीं है, पर हम लोगों को इसका ध्यान, एक तो हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले लेने चाहिए वापस से, जैसे रजिस्ट्रीज है, लीज डीड्स है, ये जो बैंक के मॉर्गेज में रहती है तो वो हमें ले लेनी चाहिए वापस। वो तो देता ही है बैंक, कोई खास बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें उससे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना चाहिए। बैंक से क्या लेना चाहिए? नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आपने होम लोन पे किया तो आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट, भाई अब हमारा कोई ड्यूज नहीं है। तीसरा है म्यूटेशन अपडेट कराएं। क्या कराएं? म्यूटेशन अपडेट। म्यूटेशन तो आप जानते ही हैं कि वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में आ जाना चाहिए कि कौन ओनर है। अब फाइनली पहले तो बैंक के पास मॉर्गेज रहती है तो बैंक उसको रखता है, और बैंक के जाने के बाद आप उसके ओनर हो जाते हो, और आप ओनर हो जाओगे तो आपका नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स पर चढ़ना चाहिए, उसको म्यूटेशन कहते हैं बेसिकली। तो वो होना चाहिए। और बैंक से प्रॉपर्टी, चौथा जो पॉइंट है, बैंक से प्रॉपर्टी लियन हटवा देना चाहिए। भाई अब इसमें कोई लियन नहीं रहा, जब मॉर्गेज ही नहीं रही, जब आपने पेमेंट ही कर दिया, मॉर्गेज नहीं रही, तो लियन हटवा देना चाहिए। तो चौथा पॉइंट ये, बैंक लियन हटवाए। तो ये चौथा पॉइंट था। तो ये हम लोगों ने आज का जो बेसिकली सारे फाइनेंशियल पॉइंट डिस्कस किए। हमें कैश रखना चाहिए, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। रेपो रेट्स का क्या इफेक्ट होगा और रिटर्न्स कैसी रहेंगी, ये सब टॉपिक्स मैं डिस्कस आपसे काफ़ी करना चाह रहा था। और हमारे इस तरह के टॉपिक्स हम आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में आपको अफेक्ट करेंगे, इस तरह के टॉपिक्स हम डिफरेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और इसी तरह से आप मदद करते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।